जय हिंद साथियों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। आज अपन फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 के अगले टॉपिक को लेके आए हैं, जिसका नाम है एक दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो भाई, पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? अक्षीय स्थिति। अब क्या पढ़ना है अपने को? निरक्षीय स्थिति। अंतर क्या है? जिस बिंदु पे अपन ने तीव्रता ज्ञात करी थी वो कहाँ था? ये मैग्नेट मान लो आप थोड़ी देर के लिए। वो बिंदु कहाँ था? इसके अक्ष पर। अब जिस बिंदु पे अपन तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु कहाँ जाएगा? इसके लंबवर्त, बोलते हैं लंबवर्धक। यदि ये मैग्नेट की अक्ष है, इस अक्ष के बीच सेंटर में यदि ये लंब डाल दिया जाए तो ये हो गया इसका लंबवर्धक। और चूंकि ये अक्ष नहीं है तो ये क्या हो गई आपकी? निरक्ष, या तो ऊपर या नीचे। ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी इसकी? निरक्षीय। तो मान लो मैं एक मैग्नेट मान लेता हूं यहाँ पे। ये हो गई आपकी मैग्नेट, जिसके दो पोल हो गए एन और एस, और इनके ध्रुव प्राबल्य हो गए आपके एम। ये जो इसकी चुंबकीय अक्ष है, इसकी प्रभावी लंबाई कितनी है? 2l। अब आपको ये जो बिंदु है कहाँ रखना है? निरक्ष पे। निरक्ष मतलब मैंने अभी आपको बताया कहाँ रहेगा वो? इसके लंबवर्धक पे। तो इसके मध्य में आप बिंदु मानो O। क्या मान लिया आपने? O। और इससे कितनी दूरी पे? r दूरी पर। ऊपर ले लो आप उस बिंदु को जिस पे अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे है वो बिंदु P और ये डिस्टेंस है इसकी टोटल O से P तक की r। यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रश्न को वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं सभी स्टूडेंट को कि ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का और इस चैप्टर का, कि एक दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। अक्षीय स्थिति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो इसको ध्यान से समझना। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा वो थोड़ा यहाँ पे देख लो, आगे बताता हूँ। अब P बिंदु और N ध्रुव, ये इसी तरीके से P बिंदु और S ध्रुव, इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? बताया था मैंने आपको विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में बताया था मैंने आपको कि कैसे डिस्टेंस निकालनी है, याद होगा आपको। देखो, ये दूरी क्या आ जाएगी? L। ये भी क्या आ जाएगी? L, क्योंकि टोटल कितनी है? 2l। इस बात को तो आप समझ गए। अब देखो, L है, R है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको तीसरी भुजा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लगाना पड़ेगी आपको यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और इस कर्ण का वर्ग हटाएंगे तो ये काय में आ जाएगा आपका रूट में। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और इधर भी क्या आ जाएगा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है। अब आपको करना क्या है? N ध्रुव के कारण P बिंदु पे तीव्रता निकालनी, और फिर S ध्रुव के कारण मैंने आपको बताया था वही तरीका जो अक्षीय स्थिति में। यहाँ पे एक एकांक उत्तरी ध्रुव की इमेजिन करो आप। तो ये उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव से क्या होगा? प्रतिकर्षित। तो N ध्रुव की जो तीव्रता आएगी B1, उसकी डायरेक्शन रहेगी ऊपर। ठीक है। तो ये आ गई आपकी तीव्रता B1। और यदि यहाँ उत्तरी ध्रुव मानते हैं तो वो इससे क्या होगा? आकर्षित। तो B2 की डायरेक्शन आएगी इस तरफ। ये B1 और ये B2। क्लियर हो गया? डायरेक्शन ऊपर क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे यदि हम एकांक उत्तरी ध्रुव मानते हैं तो N में क्या होगा? रिपल्शन, और इसकी डायरेक्शन जाएगी ऊपर। और N S से होगा अट्रैक्टिव होगा, तो इसकी डायरेक्शन आएगी नीचे। ये इससे अट्रैक्ट होगा, है ना। अब देखिए आप, यहाँ पे मुझे मान लो 2 घटक बांटना हो, एक हो जाए ऊर्ध्वाधर और एक हो जाए क्षैतिज। तो देखिए उसके लिए क्या करें? ये थीटा मान लिया। P बिंदु को जरा इधर लिख देते हैं। ये तो हो जाएंगे आपके ऊर्ध्वाधर घटक की डायरेक्शन, ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज घटक की डायरेक्शन। ठीक, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब ध्यान दीजिए,
कहाँ पे साइन थीटा आएगा, कहाँ पे कोस थीटा आएगा, वापस से वही बात जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि यदि एंगल की तरफ यदि आपको घटक लिखना हो तो वो कोस थीटा आता है, एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा आएगा। तो B1 के लिए कोण की तरफ क्या आ जाएगा, B1 कोस थीटा, और कोण के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, B1 साइन थीटा। इसी तरीके से इस B2 की बात करो तो इस B2 के लिए एंगल की तरफ आ जाएगा कोस थीटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा ये कोण के विपरीत, यहाँ आ जाएगा आपका B2 साइन थीटा। समझ गए? B1 साइन थीटा की डायरेक्शन ऊपर रहेगी, B2 साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे रहेगी, B1 कोस थीटा और B2 कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब ये प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले किसके कारण, एन ध्रुव के कारण। तो देखिए एन ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो क्या आ जाएगा, B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान दूरी का वर्ग, ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी के एन ध्रुव की P बिंदु से ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो क्या लिखना है आपको, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आप सब जानते ही हैं। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान क्या शेष रहेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? अब जैसे आपने एन ध्रुव के कारण P बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करी, ऐसे किसके कारण ज्ञात करो, एस ध्रुव के कारण। तो देखिए ये कर लेते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं अब अपन। तो अब लिखना है आपको एस ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या आ जाएगा, उसकी तीव्रता B1 थी, इसकी कैसे शो करेंगे, B2 से। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान, देखो साथियों दोनों तरफ की दूरी सेम है, मतलब आप इसकी भी निकालोगे तो यही आएगा। अक्षीय स्थिति नहीं है, ये निरक्षीय है, दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है ये, इसलिए इसकी भी सेम आएगी इक्वेशन। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पहले आएगा इसका होल स्क्वायर रूट का, फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी समीकरण यही आएगी। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये प्रश्न वो दूसरे किस तरीके से पूछ सकता है, तो देखना आप ध्यान से। आप ये पूछेगा वो कि किन्हीं दो ध्रुवों से, ये दो ध्रुव हो गए, समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, तो इनसे बराबर दूरी पर मान लो बिंदु P मान लिया, किन्हीं दो ध्रुवों से बराबर या समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या व्यंजक स्थापित करो। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे अक्षीय स्थिति आएगी कि निरक्षीय। तो आप खुद सोचो, अक्षीय स्थिति में तो दोनों ध्रुव के कारण तीव्रता अलग अलग आ रही, एक ध्रुव उधर एक इधर, एक की दूरी r प्लस एल है, एक की दूरी r माइनस एल है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में दोनों ध्रुव से वो बिंदु बराबर दूरी पर रहता है, इसलिए ध्यान रखना यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सी स्थिति करके आना है, निरक्षीय स्थिति। अब आपके पास B1 B2 के मान आ गए, मतलब आपने दोनों कारण तीव्रता ज्ञात कर ली। अब देखिए इन दोनों का तो काम ही खत्म हो गया ही। क्यों हो गया? क्योंकि ये परिणामी तीव्रता नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन हो गई अपोजिट, तो ये तो लड़ के ही एक दूसरे का प्रभाव निरस्त, मतलब इनका तो खेल खत्म हो गया। अब भाई साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, बताता ही हूँ, कोई बोलता है इस डायरेक्शन में, कोई बोलता है इस डायरेक्शन में, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहे तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब बचा कौन, कोस थीटा। ये B1 का है, ये B2 का है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो देखना ये जो मैंने निरस्त वाली बात बताई है आपको लिखना है यहाँ पे कि B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा की दिशा विपरीत होने के कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अतः परिणामी तीव्रता किससे निकलेगी आपकी? तो देखिए परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करना है, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, B1 कोस थीटा
प्लस B2 cos थीटा। अब आप जरा समीकरण 1 और 2 पे ध्यान दें। B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू में कोई डिफरेंस लग रहा है क्या आपको? नहीं ना, मतलब दोनों बराबर है, मतलब B1 B2 के क्या हो रहा है? बराबर। तो यहाँ पे लिखो आप, चूंकि B1 बराबर किसके? B2 के, तो हम इस B2 को B1 मान लें या इस B1 को B2 मान लें, है तो दोनों एक ही। तो हमने क्या करा, इसको भी मान लिया B1 क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये भी हो गया B1 cos थीटा, ये भी हो गया B1 cos थीटा। तो कितने B1 cos थीटा? 2B1 cos थीटा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इस B1 का मान उठा के समीकरण 1 से यहाँ रखना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, चलिए B इज इक्वल टू 2 एज इट इज। B1 की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पीछे क्या है? cos थीटा। चलिए cos थीटा को हटाओ यहाँ से अलग, ऐसे नहीं हटाना है, इसका मान निकालो आप। कहाँ से निकलेगा? दोनों में से कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो आप समकोण, इसको ले लेते हैं NOP। तो आपने त्रिभुज ले लिया NOP से, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? cos थीटा की। cos थीटा मतलब कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? आधार और कर्ण का। तो आधार क्या है? L, और कर्ण क्या है? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लिख दिया आपने इसकी वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उठा के यहाँ रख दो इसको। तो B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? L अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब रूट के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2। रूट का मतलब ही यही है, ये लिख दिया हमने। अब ये देखो 2ml, तीनों आ गई है फिर से, और जब ये तीनों आते हैं तो इनकी जगह क्या आ जाता है? कैपिटल M। चलो लिखो आगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 1 2 3, 1 2 3, तीनों की जगह क्या आ गया? M। भाई ये तीनों जब भी आते हैं तो M बन जाते हैं, ठीक है, यानी तीनों आते हैं तो फिर इनका एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप का नाम है M ग्रुप। फिर ये देखो नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, दोनों गुणे में है, आधार समान है, तो गुणे में घाते क्या होती है? जुड़ती है ना। तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो 3/2। फिर से वही बात, किसकी लंबाई कम माननी है? एल की। किसकी अपेक्षा? आर की अपेक्षा। तो यहाँ से एल स्क्वायर को क्या मान लिया? नगण्य। अब इसको नगण्य माना तो अंदर क्या बचेगा? देखो जरा, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बता देता हूँ। तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान नीचे रह जाएगा आपका R3, और इसकी भी यूनिट क्या आ गई? टेस्ला। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है आपकी निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद, इसको एक बार और देख के रिवाइज कीजिए। अपन अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।